हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस इम्पोर्टेंट क्लास से हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज ये पहली क्लास होगी और इस क्लास में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से जीके जीएस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। अंत तक आप देखिएगा और आप अंत में स्कोर भी आप बताइएगा कि अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपका कितना स्कोर आ रहा है। जब हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जनरली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आपके जो मेजर सेक्शन है वो है हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस जैसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस सेट में आपको तीनों लेवल के इजी लेवल यानी इजी लेवल भी है, उसके अलावा आपका मॉडरेट लेवल और थोड़ा टफ लेवल भी, आपको तीनों लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करते जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन? आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है? अब ऐसे क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक मंदी कब होती है? जब ओवर प्रोडक्शन होता है, यानी कोई आर्थिक गतिविधि होगी। आप सभी ऑप्शंस को पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ के आंसर दे रहे हैं उस तरीके से आप इसको देखें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही रहते हैं। फॉल्स इन एक्सपोर्ट्स, निर्यात में पतन, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंत का पतन, या मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या उद्योगों का यंत्रीकरण। तो जो आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण इसमें कौन सा नहीं है पूछा एग्जाम में, नहीं पर अगर आप ध्यान देते हैं राइट आंसर हो जाएगा डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का पतन। ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी सारे जो आर्थिक मंदी के कारण होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले आपको बता दें, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर बहुत ही मिनिमम फी में अवेलेबल है। इस टारगेट बैच को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप में जाकर आप कोर्स बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, औद्योगिक क्रांति का मुख्य परिणाम था। मुख्य परिणाम क्या था औद्योगिक औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रमुख परिणाम था, वो जो रिजल्ट था, मेजर रिजल्ट, वो था शहरी क्षेत्रों में मजदूरों का संकेंद्रण, यानी रोजगार जब अधिक हुआ तो लोग जो है निकलकर रोजगार में आए या उन्होंने कारखानों में काम करना शुरू किया। इससे क्या हुआ? शहरीकरण हुआ जगहों का, और शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन एरिया है वहां पर मजदूरों का संकेंद्रीकरण यानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये परिणाम देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इससे पहले बता दें, सीवीटी बीएड का भी बैच है, आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। इन सभी की ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का पद का प्रयोग किसने किया? अब एग्जाम में जो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस तरीके के बहुत सारे टर्म है, आगे क्वेश्चन आएंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टर्म यूज किया था जॉर्जेस मिशले ने। जॉर्जेस मिशले जो है, इस पर्सन ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड का प्रयोग किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन सा पद जो है मुक्त बाजार क्लासिकी अर्थशास्त्र से संबंधित किया जाता है? यानी मुक्त बाजार, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है लेजिस फेयर, जिसे अहस्तक्षेप नीति कहते हैं या अबंध नीति कहते हैं। यानी इसमें सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है, इसलिए इसे जो है ये टर्म आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, इसे आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन? अब यहां पे पहले भाप इंजन का किसने आविष्कार किया था? जब भी भाप इंजन की बात आती है हमें जेम्स वॉट याद आते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें उनका नाम नहीं है। तो जो सबसे पहला, जो सर्वप्रथम जो अंग्रेज जिसने वाष्प इंजन का प्रयोग किया या इसका आविष्कार किया, वो 1712 में किया था, और वो किया था थॉमस न्यूकोमन ने। थॉमस न्यूकोमन वो पहले पर्सन थे, उसके बाद आते हैं जेम्स वॉट।
और जेम्स वॉट ने इसी इंजन के कार्यविधि में, कार्यप्रणाली में सुधार किया और उसके बाद इनका नाम उस भाप इंजन से जुड़ गया। लेकिन आपको ये याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फ्रांस संवैधानिक अधिपति कब बना, यानी व्हेन डिड फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1791। कभी कभी एग्जाम में ऐसी डेट्स भी जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है। समाजवादियों द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय निकाय को क्या कहा जाता था। अब ये जो था, इन्होंने जो समाजवादी विचारधारक थे या विचार वाले लोग थे, समर्थक थे, उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय निकाय बनाया उसे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय यानी सेकेंड इंटरनेशनल का नाम दिया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन सा समूह दल में सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में था। तो वो कौन सा समूह दल था, तो वो था मेंशेविक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब यहां से आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कई बार रिपीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर करेंगे, कौन से दो देश विश्व युद्ध द्वितीय में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करने में सबसे आगे थे। विच टू कंट्री वर द फर्स्ट टू डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब इसमें जो है जर्मनी, यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर टू की, और वर्ल्ड वॉर टू में जो है जर्मनी पर सबसे ज्यादा जो टकराव हुआ वो ब्रिटेन और फ्रांस से हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब से हुई, घोषणा कब से हुई, 1939। डेट भी पूछी जाती है, आप डेट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, पेपर सॉल्यूशन की। अगला क्वेश्चन 10वां है, इटली एक्शन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज प्राइमरली अगेंस्ट। विश्व युद्ध प्रथम, अब देखिए पिछला क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से था, अब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से है। इटली की कार्यवाही मुख्यतः किसके विरुद्ध थी। इटली ने जो सबसे पहले एक्शन लिया वो किसके अगेंस्ट लिया था। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और हंगरी के विरुद्ध जो है युद्ध शुरू होते हैं, और यही युद्ध जो है वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गॉट एस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व युद्ध द्वितीय के तुरंत बाद अपने आप को स्थापित किया था। तो वो संगठन है यूएनओ, आप सभी लोग जानते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। ईयर है 1945, आप सभी लोग डेट बताएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में कब शक्ति ग्रहण की। एडोल्फ हिटलर कब सत्ता में आता है जर्मनी की, और यहीं से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी करना शुरू कर देता है। तो जब ये आपसे डेट अगर एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो जुलाई 1935। इससे पहले जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एडोल्फ हिटलर जो है वो सत्ता पर काबिज होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान रूसी क्रांति घटित हुई थी। तो अब देखिए एग्जाम में आपसे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फैक्चुअल याद होना चाहिए। जो रशियन रेवोल्यूशन है, रूसी क्रांति है, वो 1917 में हुई थी, 1917 में। और 1917 में जो है कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। इसकी तिथि क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक चला है, और इसी के बीच में रूसी क्रांति हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे भी आपको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, उसमें बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 1857 से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। अब ये क्वेश्चन देखिएगा इंटरेस्टिंग है, नहीं लिया था पूछा गया है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। तो भगत सिंह जी जो थे, इनका जन्म ही 1907 में हुआ था, और इन 1931 में ये शहीद हुए, यानी फांसी हुई इन्हें। तो यहां पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन है आर्य समाज का महानतम योगदान किसे समझा जाना चाहिए। तो आर्य समाज का जो नारा है वो है वेदों की ओर लौटो, और इससे आप जोड़कर इससे समझ सकते हैं भारत के अतीत में गर्व की भावना का आह्वान करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे। 1920 में पंजाब में उत्पन्न अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? 1920 में जो है अकाली आंदोलन, अकाली लहर उद्भव हुआ, और इसका लक्ष्य क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका लक्ष्य जो था वो था गुरुद्वारों अथवा सिख धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन को सरल और कारगर बनाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत की औद्योगिक क्रांति में के प्रवेश से आरंभ हुई, किसके प्रवेश से? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब भारत में औद्योगिक क्रांति जो हुई वो कैसे शुरू हुई, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? तो बेसिकली इंग्लैंड में जो है वो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब वहां पे कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी, तो इंडिया से जो है कच्चे माल जाते थे कपड़ा उद्योग के लिए, टेक्सटाइल के लिए। लेकिन उसके लिए इनके पास संसाधनों की कमी थी, बीच में से इनको बंदरगाहों पे लाना पड़ता था। आप यहाँ मैप में देख पाएंगे, इस मैप में। इसलिए अंग्रेजों ने जो है भारत में रेलवे की शुरुआत की, और रेलवेज हमारे सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने कच्चे मालों की ढुलाई के लिए, अपने यातायात सुविधा के लिए अंग्रेज लाए थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर ए नहीं होता तो बी होता, टेक्सटाइल मिल्स, क्योंकि उसके बाद टेक्नोलॉजी आने से पहले भी हमारे देश में टेक्सटाइल मिल का एक बड़ा उद्योग था, और इसलिए इन दोनों के प्रभावों को माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की आर्थिक नीति के कारण पूरी तरह से बर्बाद हुए भारतीय उद्योग थे। अंग्रेजों के समय में ऐसी बहुत सारी नीतियां आई जिसकी वजह से भारतीय जो उद्योग थे वो बर्बाद हो गए, यानी उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो उनमें सबसे जो प्रमुख आता है वो है सुगर, यानी जो सुगर मिल्स हैं, और शिप बिल्डिंग, जो पोत निर्माण है, पानी वाले जहाज के निर्माण है, उन पर प्रभाव पड़ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने सहयोग नहीं दिया था? जो भारत छोड़ो मूवमेंट है उसमें किस दल ने सहयोग नहीं दिया था? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उसमें दो कम्युनिस्ट और हिंदू महासभा ने जो है सहयोग नहीं दिया। और यहां पर अगर आप देखें तो आप कम्युनिस्ट दोनों है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर यहां पर वैसे रहता ए बी बी सी तो हम उसको टिक करते, लेकिन ये याद रहे कि आपको ये दोनों दिखे, अगर कम्युनिस्ट नहीं रहता तो हम हिंदू महासभा को टिक करते। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एग्जाम में ज्योग्राफी से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीवीटी जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम में थोड़े से इजी, और ये उसी लेवल का क्वेश्चन है। आंसर देखेंगे आप तो जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में पृथ्वी थोड़ी सूर्य से निकट होती है। जो अपसौर अपसौर और उपसौर और अपसौर की जो घटना है, ये जो स्थिति है, इसको अगर आपने पढ़ा है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है पूछा गया है, एग्जाम में नहीं पर विशेष फोकस करिएगा, ध्यान भी रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध जो है शीतकाल में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर नहीं, नजदीक होती है। और यहां पर सबसे अधिक दूर लिखा है, तो ये जवाब हमसे नहीं पूछा गया था, यानी गलत पूछा गया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे चट्टानों के बारे में कथन पूछा गया है, तो चट्टानों के बारे में कौन सा कथन नहीं है, यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे। ग्रेनाइट है, या अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक खनिज क्रिस्टल होते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। सबसे हाँ, आग्नेय में होते हैं। जो टाइप्स ऑफ रॉक्स आप पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट जो है वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है, बल्कि ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य है? अब यहाँ पे जो है
2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जो 2011 की जनगणना अभी भी वही है, जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती तब तक इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे कम जो है शहरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश के बाद, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 10% जो है अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिहार, और यही पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 11.3 या 11.5% ही अर्बनाइजेशन है। उसके बाद असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये इस क्रम में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा क्रॉस नहीं किया जाता, यानी कर्क रेखा नहीं पड़ती है या कर्क रेखा पर नहीं पड़ता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें राजस्थान आप देख पाएंगे इस मैप में, ये कर्क रेखा जो आभासी रेखा है ये इस तरीके से होकर गुजरती है, और इसमें जो है आपको मणिपुर ऊपर दिखता है, अदरवाइज सारे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। राइट आंसर विल बी मणिपुर, ऑप्शन सी पूछा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप सभी लोग देख पाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे। यहां पे कुछ स्थान दिए गए हैं, उन स्थानों को जो है आपको मैच कराना है, जैसे रियासी, कोरापुट, डिगबोई, आसनसोल। अब यहां पर हम मैच कराते हैं। आसनसोल जो है ये पश्चिम बंगाल में है स्थान, डिगबोई जो है वो असम में है, कोरापुट जो है इसको अब यहां पर अब देखेंगे कि थर्ड का बी और फोर्थ का सी, तो इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ए और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब बी और सी में से ही कोई आंसर सही होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब यहां पर आपको गेस करना पड़ेगा। कोरापुट जो है वो उड़ीसा में है, तो फर्स्ट का ए, सेकंड का ए हो गया। अब यहां पर देखिए इस तीनों मैच कर रहा है। अब रियासी जो है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, अब अलग हो गए दोनों, यानी कि अब लद्दाख इनसे अलग हो गया है। तो यहां पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को क्रम, कौन सा क्रम जनसंख्या जो 2011 की जनगणना है के रूप में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में आपको मैच कराना है। सबसे बड़ा जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। NIDM जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज अंडर, ये किसके अंडर आता है ये इंस्टीट्यूट? तो ये इंस्टीट्यूट आता है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपकी स्क्रीन पे है, एक क्रम पूछा गया है, ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का क्रम कौन सा सही है? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग थियरी जो पढ़ाई जाती है, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आकाश गंगा से जो है स्थानीय समूह में बढ़ता है, फिर स्थानीय महान गुच्छा, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है बिग बैंग थ्योरी के पश्चात। तो ये क्रम जो ऑप्शन सी है ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29, गलत मिलान को मालूम करें, यानी फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब यहां पर जो है ये कोयले की खदानें हैं, इनके नाम दिए गए हैं, जैसे तालचर, नागपुर, कोयली, सिंधरी। अब इसमें इसके सामने जगह कौन सा नहीं है वो गलत हमें मालूम पता करना है। तो तालचर जो है उड़ीसा में, ये सही है। नागपुर असम में है, ये भी सही है। यहाँ पे नामपुर होगा, ये नागपुर नहीं, नाम रूप होगा, सॉरी, नाम रूप होगा। कोयली जो है यहाँ पर कोयली गुजरात में, और सिंधरी बिहार। तो सिंधरी जो है वो झारखंड में है, झारखंड में, और दिया बिहार है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि यही गलत है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आइसोहाइड्स वे रेखाएं हैं जो समान डैश के स्थानों को मिलाती हैं। आइसोहाइड जब मैप पे आप ऐसा देखते हैं जहां पर ये मैप में ये दर्शाने के लिए दिखाया जाता है जहां पर वर्षा जो है एक समान होती है। अगर मान लीजिए
किसी रीजन में वर्षा एक समान होती है तो इस तरीके से एक लाइन दिखाई जाएगी कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा एक समान है। तो इसे जो है इस लाइन को जो ये रेखाएं हैं इनको आइसोहाइट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस से ही कवर होते हैं। बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा क्या है? तो उत्तर अटलांटिक उच्च दबाव की कोष्टिका है, यानी नॉर्दर्न अटलांटिक हाई प्रेशर सेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो स्थानों के देशांतरों में 2 डिग्री की भिन्नता है तो उनके समय में कितने मिनट का या मिनटों का अंतर होगा? ये एग्जाम में कई बार इसी से रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो दो देशांतर का मतलब ये आप आभासी रेखा आप देख रहे हैं जो इस तरीके से कटती हैं। इसके मध्य की दूरी जो है वो औसतन जो है 111 किलोमीटर होती है। और समय के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। और आपसे 2 डिग्री पूछा गया है तो ये हो जाएगा 8 मिनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। मानचित्र की मापनी में आरएफ दर्शाता है। आरएफ का मतलब होता है, आप देखते होंगे बड़े से बड़े मैप को छोटे से छोटे जगह में भी ड्रॉ किया जाता है। वो इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हम उसको एक अनुपात में लेते हैं कि जैसे एक छोटा मैप है तो उसमें 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये जो तय किया जाता है ये इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ह्यूमिडिटी जो है वो कैसे, नमी कैसे मापी जाती है, उस मापने का यंत्र है वो कहलाता है साइक्रोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो मेजर करने वाले टूल्स हैं उनसे क्वेश्चन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किस के तट के निकट है? अब एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू मूर द्वीप जो है वो किसके निकट है? तो ये कभी कभी देशों के मध्य पूछा जाता है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। और इंडिया के किस राज्य के? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के है। वर्तमान में ये डूबा हुआ है, ये कभी कभी दिखता है लेकिन विवादित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न्यू मूर आइलैंड। इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में 35 क्वेश्चन देखे। अब आप हमें बताएंगे कि आपके इन 35 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपका स्कोर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, यूपी बीएड, सीवीपी, सीयूटी बीएड, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप इन्हें बाय कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। ये जो पीडीएफ होगी वो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ऐप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो इसका आंसर देख पाएंगे। आगे की क्लास में ऐसे और अलग अलग सेक्शन से हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।